हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल एकेडमी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। क्या आप सभी जानते हैं, मध्यपूर एक बार फिर से अस्थिरता की आग में झुलस रहा है। तेहरान की सड़कों पर हजारों लोग उतर चुके हैं, नारे गूंज रहे हैं, तानाशाही खत्म करो। लेकिन असली प्रश्न यह नहीं है कि ईरान में क्या हो रहा है। असली प्रश्न यह है, यदि ईरान की सत्ता डगमगाती है तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था भी हिलेगी? क्या तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी? क्या हार्मुज जल डमरू मध्य में तनाव पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह केवल विरोध प्रदर्शन है या किसी बड़े राजनीतिक परिवर्तन की आहट? और आप सभी देख रहे हैं आरबीएल एकेडमी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए ऐसी डिटेल्ड एनालिसिस वीडियोस के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लिखिएगा। नमस्कार। आज हम ईरान के मौजूदा हालात और उसके भारत पर पड़ने वाले असर को गहराई से समझेंगे, खासकर परीक्षा के नज़रिए से कि ये विषय हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। अच्छा, इस विश्लेषण को शुरू करने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना ज़रूरी है। हम सिर्फ उन तथ्यों पर बात करेंगे जो वेरीफाइड हैं, यानी जिनकी पुष्टि हो चुकी है, ताकि हमें एक बिल्कुल साफ और सटीक तस्वीर मिल सके। तो हम इस पूरे मुद्दे को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले ईरान के संकट की वजह और उसके संदर्भ को जानेंगे। फिर देखेंगे कि इस अशांति की जड़ें कहाँ हैं, दुनिया पर इसका क्या असर हो रहा है और सबसे ज़रूरी, भारत के हितों पर इसका क्या प्रभाव है। और आखिर में हम कुछ मुख्य बिंदुओं का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ईरान में हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों की ऐतिहासिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझते हैं। देखिए, ईरान में विरोध प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है, इसका एक लंबा इतिहास रहा है। 1979 की इस्लामिक क्रांति से लेकर 2019 में ईंधन की कीमतों पर हुए प्रदर्शन और फिर महसा अमीनी के बाद हुए व्यापक विरोध तक, ये दिखाता है कि वहाँ की जनता व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाती रही है। अब सवाल ये उठता है कि आज जो निराशा और गुस्से की लहर है, उसके पीछे की असली वजह क्या है। चलिए इन मूल कारणों को जरा और गहराई से देखते हैं। ईरान की अशांति को समझने के लिए पहले वहाँ के राजनीतिक सिस्टम को समझना होगा, जो कि बहुत ही अनोखा है। ये एक हाइब्रिड सिस्टम है, मतलब मिला जुला रूप। एक तरफ राष्ट्रपति और संसद के लिए चुनाव होते हैं, जो इसे एक रिपब्लिक जैसा दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ असली शक्ति एक अनिर्वाचित सर्वोच्च नेता यानी सुप्रीम लीडर के हाथ में है। तो जनता के इस गुस्से के पीछे जो वजह हैं, उन्हें हम मुख्य तौर पे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: आर्थिक दबाव, सामाजिक पाबंदियां और राजनीतिक वैधता का संकट। और ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक दबाव की। जब से अमेरिका 2018 में परमाणु समझौते से बाहर हुआ और ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए, वहां की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। उनकी करेंसी रियाल की कीमत बुरी तरह गिर गई है। बेरोजगारी, खासकर युवाओं में, बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। और यहीं पर एक और बहुत बड़ा फैक्टर सामने आता है: ईरान की युवा आबादी। आप सोचिए, ईरान की लगभग 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। ये एक युवा देश है और ये युवा पीढ़ी अब नौकरी, आज़ादी और एक बेहतर भविष्य की मांग कर रही है, जो मौजूदा व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखिए, ईरान में जो कुछ भी होता है, वो सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं रहता। इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जाती हैं और यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां ईरान के हर घटनाक्रम पर बहुत करीब से नजर रखती हैं। तो पूरी दुनिया की इतनी दिलचस्पी क्यों है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है होर्मुज जल डमरू मध्य। ये एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है, जिसे जियोपॉलिटिक्स की भाषा में चोक पॉइंट कहते हैं। और ये दुनिया के ऊर्जा व्यापार के लिए एक जीवन रेखा की तरह है, जिसकी चाबी ईरान के हाथ में है। इस चार्ट से आपको इसका महत्व समझ आएगा। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है, मतलब हर 5 में से 1 तेल का जहाज यहीं से जाता है। तो जाहिर है, अगर यहाँ जरा सी भी अस्थिरता होती है तो पूरे दुनिया में तेल की सप्लाई और कीमतों पर भारी असर पड़ सकता है। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। ईरान में जो कुछ हो रहा है, उसकी आंच हम तक यानी भारत तक कैसे पहुंचती है? हमारे लिए ये मामला इतना अहम क्यों है? भारत के लिए ईरान में स्थिरता बहुत ज़्यादा मायने रखती है। वहाँ की अस्थिरता से हमारे कई अहम हित सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं।
चाहे वो चाबहार बंदरगाह का हमारा बड़ा प्रोजेक्ट हो, हमारी ऊर्जा सुरक्षा हो या फिर वहां रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा हो। और इन सब में चाबहार बंदरगाह का जिक्र करना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए भारत का रणनीतिक गेटवे है। भारत ने इसमें बहुत बड़ा निवेश किया है। और यहीं आकर भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक दुविधा खड़ी हो जाती है। एक तरफ अमेरिका है, जो हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक पार्टनर है, और दूसरी तरफ ईरान है, जिसके साथ हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ऐसी स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए, उसकी विदेश नीति कैसी होनी चाहिए? चलिए, अब भारत की कूटनीतिक रणनीति पर एक नजर डालते हैं। ये जो लाइन है, डिप्लोमैटिक टाइट रोप पर चलना, ये भारत की स्थिति को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती है। इसका मतलब है कि भारत को बहुत ही सधा हुआ और संतुलित रुख अपनाना पड़ता है, ताकि हमारे हित भी सधें और हम किसी भी बड़े सहयोगी को नाराज भी ना करें। चलिए, अब तक हमने जो भी चर्चा की है उसे परीक्षा के नजरिए से समेटते हैं। वो कौन से मुख्य बिंदु हैं जो हमें इस पूरे मुद्दे से याद रखने हैं? परीक्षा के लिए ये नाम जरूर याद रखें। IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ये ईरान की पारंपरिक सेना के समानांतर एक बहुत ही शक्तिशाली बल है, जो सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करता है। देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर इसका बहुत गहरा नियंत्रण है। दूसरा मुख्य बिंदु है चाबहार बंदरगाह। भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, दोनों ही विषयों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये मध्य एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है और हमारी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की रणनीति का एक अहम हिस्सा है। अगर हम भविष्य की बात करें तो शॉर्ट टर्म में तो ऐसा लगता है कि वहां की सरकार बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रित कर लेगी, लेकिन मीडियम टर्म में सुधारों का दबाव बढ़ता जाएगा और लॉन्ग टर्म में ईरान का भविष्य वहां की युवा पीढ़ी ही तय करेगी, जो एक बड़े बदलाव की मांग कर रही है। और अंत में हम इस एक बड़े सवाल के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। क्या हम ईरान में एक नई क्रांति की शुरुआत देख रहे हैं, या ये भी विरोध का एक और दौर है, जिसके बाद व्यवस्था एक बार फिर खुद को बचाने में कामयाब हो जाएगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ईरान में वर्तमान समय में जो भी चल रहा है और उसका भारत पर क्या असर पड़ रहा है, आप सभी को बहुत ही डिटेल में समझ में आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ऐसी डिटेल्ड एनालिसिस वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।